Hello dear students. So today I will start my third lecture from the chapter special purpose book, that is cash book. And in this lecture we learn about the second cash book, second type of cash book, that is two column cash book or double column cash book. In this we learned cash book with cash and bank column. In previous lecture we was discuss about single column cash book. I hope सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वो टॉपिक, और सभी बच्चों ने प्रैक्टिस भी की होगी उससे रिलेटेड. तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ टर्म्स हैं ऐसी. वैसे बहुत ही सबसे इजी चैप्टर है ये आपकी पूरी एंटायर अकाउंटेंसी का बुक का, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप चैप्टर में जो कंसेप्ट्स हैं अगर उनको आप ध्यान से समझ लोगे, टर्म्स को अच्छे से समझ लोगे कि कैसे उनको डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लाइफ टाइम आप कभी भी आपको कोई भी कुछ भी पूछ लेगा तो आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी उसे बताने में या उसको सॉल्व करने में. ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है. तो डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है? अभी तक हमने जो दो टाइप की मैंने आपको कैश बुक बताई थी, तो एक तो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक. तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले. तो डबल कॉलम कैश बुक होती क्या है? ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहे हैं, टू कॉलम कैश बुक. ऐसी कैश बुक जो टू कॉलम्स को अपने साथ लेके चलती है, और वो टू कॉलम किससे रिलेटेड होंगे? कैश अकाउंट से या फिर बैंक से. ठीक है, तो टू कॉलम कैश बुक इज अ कैश बुक विच हैज टू कॉलम फॉर अमाउंट ऑन ईच साइड. ठीक है, टू कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक है जिसमें दो कॉलम होते हैं किसी भी अमाउंट से रिलेटेड. ठीक है, तो वन कॉलम यहाँ पे है हैज टू कॉलम फॉर अमाउंट ऑन ईच साइड. ईच साइड का मीनिंग है डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ईच साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड. ठीक है, तो वन कॉलम रिकॉर्ड. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू कॉलम कैश बुक की, तो वन कॉलम रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश और बैंक कॉलम्स. अब जैसे मैं सिंपली बता देती हूँ कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस से स्टार्ट करने के टाइम हम बहुत सारी ऐसे लेन देन करते हैं जो कैश से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो उन कैश लेन देनों को करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? कैश बुक. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम सिंगल कॉलम कैश बुक में तो हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा आज की जनरेशन है, हम ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कैश की बजाय बैंकिंग ट्रांजेक्शन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो उस कंडीशन में टू कॉलम कैश बुक को ज्यादा फॉलो किया जाने लगा है. ठीक है, तो टू कॉलम कैश बुक में आपकी दोनों ही टाइप की ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी. कैश से रिलेटेड कैश कॉलम में आ जाएंगी और बैंक से रिलेटेड बैंक कॉलम में आ जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम में तो आप कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे और जो दूसरा कॉलम होगा उसमें आप कौन सी ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे? बैंक कॉलम को. ठीक है, ये फॉर्मेट है, इससे सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा. जैसे हमने बनाया था सिंगल कॉलम कैश बुक में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और एक कैश का कॉलम या अमाउंट का कॉलम. ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी टाइप की कैश बुक है. आपको टॉप पे लिखना है कैश बुक डबल कॉलम, और यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ का कॉलम. फिर उसके बाद आप दो कॉलम बनाओगे अमाउंट के. एक अमाउंट में लिखोगे कैश और दूसरे में लिखोगे आप बैंक. ठीक है, उसी तरह आप दूसरी साइड, ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड. ठीक है, तो इसी तरह आपको एलएफ का कॉलम बनाना है, कैश का कॉलम बनाना है और बैंक का कॉलम बनाना है. तो जब भी डबल कॉलम कैश बुक की बात होती है तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड, क्योंकि हम डेबिट साइड रिसीप्ट्स को लिखते हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट को लिखते हैं. कैश बुक की जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें भी ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप उसको डबल कॉलम कैश बुक में एंटर कर पाओगे. ठीक है, तो कुछ टर्म्स बताऊंगी या कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको वो टर्म्स डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते टाइम याद रहे. ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको रिमेम्बर रखना है? सबसे पहला है कैश कॉलम विल आइदर हैव डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस. अब जैसे बात हो रही है कैश कॉलम, क्योंकि हम
आप सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उस वाली कैश बुक में हम दोनों साइड के टोटल करते थे। मीन्स यहाँ पे तो कैश और बैंक है, वहां सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम होता था, तो डेबिट साइड की अमाउंट का टोटल करते थे और क्रेडिट साइड की अमाउंट का टोटल करते थे। तो डेबिट साइड हमेशा ही कैश वाली कॉलम की हमेशा ही एक्सेस आएगी। तो यहाँ कहने का ये है कि कैश कॉलम विल आइदर हैव डेबिट बैलेंस, कि हमेशा ही जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, कभी भी उसका कौन सा बैलेंस नहीं होगा, क्रेडिट बैलेंस। मीन्स कहने का ये है कि अगर हम डबल कॉलम भी बना रहे हैं तो इस कैश कॉलम का जो टोटल है हमेशा ही डेबिट साइड का ज्यादा रहेगा और क्रेडिट साइड का क्या रहेगा, कम। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान से बिठा लें अपने माइंड में कि जो कैश कॉलम है हमेशा ही, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक का हो चाहे डबल कॉलम कैश बुक का, उसकी डेबिट साइड हमेशा ही क्या होगी, एक्सेस होगी। या तो इक्वल हो सकती है या फिर एक्सेस होगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्रेडिट साइड कैश बुक कॉलम का क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड कम है। हमेशा ही डेबिट साइड ज्यादा रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं कैश कॉलम विल आइदर हैव डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बैंक कॉलम पे। बैंक कॉलम में हैव आइदर डेबिट। अब बैंक कॉलम की बात हो रही है, इस वाले कॉलम का जो टोटल करोगे तो आपको कहने का ये कैश बुक में कैश बुक के कॉलम का हमेशा ही डेबिट साइड ज्यादा रहनी चाहिए, क्रेडिट साइड कम रहनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा किसी क्वेश्चन में। लेकिन जो बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस होता है तो वो बैलेंस आपको बैलेंस सीडी लिखना है, बैलेंस इन बैंक। लेकिन अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड कम है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। और लिखना कैसे, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मीन क्या है, हमारी पेमेंट्स ज्यादा हो, क्योंकि ये साइड्स क्या है, सारी पेमेंट्स है और ये साइड क्या है, सारी रिसीप्ट्स है। रिसीप्ट्स है ना, तो देखने से ही पता अगर पेमेंट हमारी एक्सेस है और रिसीप्ट्स कम है तो हमें तो नुकसान हो रहा है ना। तो इस वजह से जो डिफरेंस आएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा ओवरड्राफ्ट। क्लियर। इफ कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम इज मेंटेन, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आर नॉट ओपन। अब एक बात और, ये फर्म्स जब कैश बुक बना रही होती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उन्हें अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैश बुक ऑलरेडी ही जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। ठीक है, तो जो फॉर्म्स ऑलरेडी कैश बुक बना रही हैं या डबल कॉलम कैश बुक बना रही हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें अलग से सेपरेट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। हम अभी लेजर चैप्टर पढ़ के हटे हैं, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती है उनके लिए हम लेजर बनाते हैं कैश अकाउंट का, और जितनी भी बैंक ट्रांजेक्शन होती है उसके लेजर बनाते हैं बैंक अकाउंट। लेकिन अगर फर्म कैश बुक बना रही है डायरेक्ट, तो आपको ये दोनों ही टाइप के लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट है, और ये पॉइंट अगर आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स में भी कॉपी करोगे या फिर आप अपने माइंड में रिमाइंड करके हमेशा रखोगे जब भी आप डबल कॉलम कैश बुक, तो बहुत ही इजी हो जाता है हर एक कंसेप्ट को समझना। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज की। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, आपको इन दो एंट्रीज को याद रखना है। जब भी कैश डिपॉजिट, आपको ये एंट्री आएगी, ट्रांजेक्शन्स आएंगी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी बैंक में कोई कैश डिपॉजिट किया जाता है, हम ऑलरेडी जनरल कर चुके हैं, जनरल एंट्रीज कर चुके हैं, तो जब भी बैंक में कोई कैश डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, तो सिंपल सी है, बैंक में कैश जा रहा है तो हमारे पास तो कैश जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो रिसीवर कौन है, बैंक, और कहाँ से जा रहा है, कैश। ये दोनों ही, कैश की बात करें या बैंक की, दोनों ही कौन से अकाउंट है, एसेट अकाउंट। दोनों ही कौन से अकाउंट है, एसेट अकाउंट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने 5 टाइप से अपने अकाउंट्स को डिवाइड किया था। अगर सभी बच्चों को याद है, अच्छे से वीडियो आपने मेरे प्रीवियस देखे हैं, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 5 टाइप के हमने अकाउंट्स पढ़े थे। तो जो ये बैंक और कैश है, ये दोनों ही क्या है, एसेट है। ठीक है, तो जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो जैसे नॉर्मली हम घर में भी कैश होता है तो बैंक में जमा करवाते हैं, तो हमारे पास तो कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बैंक में क्या हो रहा है, बढ़, क्योंकि बैंक भी एसेट है और कैश भी एक एसेट है। तो बैंक, अगर बैंक
अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो कोई भी अगर एसेट इंक्रीज होती है तो उसे क्या करना है, डेबिट, और कोई एसेट डिक्रीज होती है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, याद है रूल्स अगर हमने डिस्कस करे तो एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जब ये एंट्री आप अपनी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में अगर इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स आती हैं, ठीक है, तो जैसे इसके नाम से पता लग रहा है बैंक अकाउंट टू कैश, कैश को क्या किया हमने, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आप एंट्री करोगे कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में। ठीक है, लेकिन आपको लिखना क्या है पर्टिकुलर में, बैंक। उसी तरह क्योंकि बैंक को यहाँ डेबिट किया हुआ तो डेबिट साइड आप बैंक कॉलम में अमाउंट लिखोगे, लेकिन वहां पे पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट को 2 करके आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर है। और LF कॉलम में सी वर्ड यूज करके आपको उसको शो करना है कि ये एक तरीके की कॉन्ट्रा एंट्री, दो कॉन्ट्रा एंट्री आपकी दोनों ही साइड पोस्ट होती हैं। ठीक है, दोनों ही साइड उनको एंटर किया जाता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। कॉन्ट्रा एंट्री का ये है, ये दोनों ही साइड आती है, बोथ साइड एंटर होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब हम बैंक से कोई कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कैश विड्रॉ हो रहा है तो कैश हमारे पास से तो आ रहा है लेकिन बैंक के पास से जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैश हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया था, और बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट। क्लियर है सभी को। चलिए, तो इस तरह आपकी जो ये दोनों ही एंट्रियां हैं, इस टाइप की एंट्री कभी भी आएगी तो इसको क्या मान के चलना है, कॉन्ट्रा। मीन्स अगर बैंक टू कैश आ रहा है तो बैंक कैश दोनों वर्ड है ना, तो कॉन्ट्रा मान लो। अगर कैश यहाँ पे भी दोनों कैश और बैंक वर्ड है तो ये भी क्या हो गई, कॉन्ट्रा। तो ये दोनों वर्ड अगर डेबिट क्रेडिट हैं तो कॉन्ट्रा है, और अगर कैश ऊपर आ जाता है बैंक नीचे तब भी ये कॉन्ट्रा ही कहलाएगी, क्योंकि वर्ड तो सेम ही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री रिप्रेजेंट विद द लेटर सी इन द LF कॉलम। जो भी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं उनको उन एंट्रीज को LF कॉलम में सी लेटर लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां भी आप ट्रांजेक्शन लिखोगे उस ट्रांजेक्शन के सामने आपको सी वर्ड लिखना है LF कॉलम में। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब आगे चलते हैं। व्हेन अ चेक और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, ये टर्म्स मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि जब हम डिटेल क्वेश्चन करेंगे डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टर्म्स को अगर हम पहले ही डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं सारी मेन कंसेप्ट जो है वो पहले ही हम डिस्कस करके चल रहे हैं ताकि बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को ना आए। ठीक है, व्हेन अ चेक और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। जब कोई, जैसे कि क्या होता है कि जब हम बिजनेस फर्म चला रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई कस्टमर होता है हमें कैश नहीं देता, हमें क्या दे देता है, चेक दे देता है। ठीक है, चेक दे देता है या ड्राफ्ट दे देता है। तो व्हेन अ चेक और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। चेक रिसीव होता है और उसी दिन हम उसे बैंक में जमा करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में एंट्री कैसे करनी है, देन अमाउंट इज, क्योंकि हमने उस चेक रिसीव हुआ और मैंने उसी दिन उसे बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया। ठीक है, क्योंकि जमा हो गया वो बैंक में जाके, तो आप एंट्री उसी की कहाँ करोगे, कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री करोगे, क्योंकि रिसीव हुआ है, रिसीप्ट है हमारे लिए, बैंक कॉलम में उसे एंटर कर दोगे। क्लियर, कौन सी साइड, डेबिट साइड। ठीक है, इफ चेक एंड ड्राफ्ट रिसीव्ड। अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे चेक रिसीव हो रहा था, उसी दिन डिपॉजिट हो रहा था, तो हमने डायरेक्ट डेबिट साइड बैंक कॉलम में एंट्री कर दी। और अगर कोई चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है, और उसी दिन डिपॉजिट नहीं हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर किसी और दिन, देन देयर इज नो एंट्री। अब जैसे चेक मुझे रिसीव हुआ, ठीक है, चेक मुझे रिसीव हुआ, ठीक है, और उसी दिन मैंने इसको डिपॉजिट नहीं किया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर चेक रिसीव होता है, क्वेश्चन में अगर चेक कोई रिसीव होता है, अगर उसी दिन उसकी डिपॉजिट होने की इन्फॉर्मेशन है तो उसको बैंक कॉलम में एंटर कर दो डेबिट साइड। लेकिन अगर कोई चेक रिसीव होता है और उसकी डिपॉजिट होने की उस डेट पे कोई
इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस दिन आपको क्या करनी है, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है कैश बुक में। आप एक, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? उस दिन आपको कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करनी, बिकॉज चेक रिसीव हुआ, अभी तक डिपॉजिट ही नहीं करवाया है, तो एक तरीके से हमारे हाथ में ही पड़ा हुआ है वो। ठीक है, उस कंडीशन में आपको एक जनरल एंट्री करनी है। क्या? क्योंकि जो भी डेटर जिस भी पर्सन से आया उसका नाम आप उस पर्सन को क्रेडिट कर दो। हमारे पास क्या आया? चेक इन हैंड, अभी हमारे हाथ में ही है, बैंक में नहीं गया है, इस वजह से आप उसको क्या करोगे? चेक इन हैंड टू डेटर। जिस दिन वो डिपॉजिट हो जाएगा उस दिन हम एंट्री कर देंगे बैंक टू डेटर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब ये तो दो कंडीशन थी, चेक रिसीव और डिपॉजिट, तो डेबिट साइड एंट्री कर दो। दूसरी कंडीशन है चेक रिसीव हुआ, अगर उसके डिपॉजिट होने की कोई इन्फॉर्मेशन उस दिन नहीं है, तब आपको पहली कंडीशन में जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन आपको एंट्री करनी है। कैश बुक में एंट्री नहीं करनी है, ये आपको कैश बुक में कुछ भी नहीं करना है आपको, ये आपको एक जर्नल प्रॉपर, एक जर्नल में जाके अलग से एंट्री कर देनी है, चेक इन हैंड टू डेटर। ठीक है, अब आगे इसी से रिलेटेड एक और केस है, व्हेन चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड। अब चेक और ड्राफ्ट रिसीव तो हुआ है, डिपॉजिटेड इन द बैंक अनदर नेक्स्ट डे। जो भी चेक अभी तक हमें रिसीव हुआ था, अब आगे इन्फॉर्मेशन, जैसे ये चेक रिसीव हुआ था उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ था तो हमने कोई एंट्री नहीं करी, अगले दिन वो डिपॉजिट हो रहा है, नेक्स्ट डे अनदर नेक्स्ट डे किसी और दिन डिपॉजिट हो रहा है, देन इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। तब उस डेट पर हमें उसे बैंक कॉलम में रिसीव्ड साइड लिख लेना है। तो क्या लिखोगे आप? टू चेक इन हैंड। क्लियर है आपको? टू चेक इन हैंड, और लिखना क्या है? कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 अप्रैल 2020 अ चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव बाय राम फ्रॉम श्याम। एक चेक रिसीव हुआ है हमें, ठीक है, 10,000 का चेक रिसीव हुआ है, बाय किसने किया है? राम ने। और किससे किया है? श्याम से। राम ने 10,000 का चेक 1 अप्रैल को श्याम से रिसीव किया है। ठीक है, दिस चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द 10th अप्रैल। अब देखो चेक किस दिन रिसीव हुआ है? 1 अप्रैल, और डिपॉजिट किस दिन हो रहा है? 10 अप्रैल को। मीन्स हमें इस वाली डेट पे क्या कोई भी एंट्री नहीं करनी है। नो एंट्री का मीन्स इन कैश बुक, बुक में कोई एंट्री नहीं करनी है। इस केस में किस दिन एंट्री करेंगे हम? 10 अप्रैल को। और लिखेंगे क्या यहाँ पे? टू, जैसे अभी बताया था मैंने, टू चेक इन हैंड, कौन सी डेट को? 10 अप्रैल को। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। कितने का चेक है? क्लियर है सभी को? फॉर्मेट था ये डबल कॉलम कैश बुक का। देखो जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन तो हमने डिपॉजिट नहीं किया, उसके 10 दिन बाद हमने डिपॉजिट किया, तो जिस दिन डिपॉजिट हुआ उस दिन आप एंट्री करो। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, आपको कोई चेक रिसीव होता है, ठीक है, खाली चेक रिसीव हुआ है और आगे उसके डिपॉजिट होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब ये चेक रिसीव हुआ था लेकिन इसकी आगे इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से हम इस दिन कोई एंट्री नहीं करेंगे और इस दिन एंट्री करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, चेक रिसीव होता है और उसके डिपॉजिट होने की कोई आगे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उस केस में आपको उसी दिन उसको डिपॉजिट मानना है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि कई बार क्या होता है, चेक रिसीव होता है लेकिन नेक्स्ट डे या अनदर डे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपको उसी दिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आगे उसके डिपॉजिट होने की इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसी दिन उसको बैंक कॉलम में एंटर कर दो, इसी तरह। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, तो ये वाली जो एंट्री थी कैश बुक में तो हमें कुछ नहीं एंट्री करनी थी, लेकिन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे? देखो इस वाले केस में हम एंट्री क्या करेंगे? चेक इन हैंड। ठीक है, किससे चेक आ रहा है हमें? श्याम से। कितने का आ रहा है? 10,000। अब ये कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, ये जैसे हम जर्नल बनाते थे ना, जर्नल में जर्नल एंट्रीज करते थे, वो एंट्री है। ठीक है, ऐसे एंट्री आपको कर देनी है। और दूसरी एंट्री यहाँ पे हो गई जो कि कैश बुक थी हमारी। क्लियर है सभी को?
अब मैं एक एंट्री बता रही हूँ आपको कॉन्ट्रा वाली, वो सभी बच्चे ध्यान से देखना कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे एंटर करनी है आपको। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर LF, कैश अमाउंट, बैंक अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर LF, कैश एंड बैंक। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एंट्री बताई थी अभी, कॉन्ट्रा एंट्री दो ही होती हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऐसे ही आएगा आपको। ठीक है, तो ये दो एंट्री कॉन्ट्रा ही होती है। ठीक है, तो एक एंट्री लेके चलते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जैसे बैंक टू कैश था। अब देखो ध्यान से देखना इसी एंट्री को, हमारे पास क्या था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री करी थी हमने। यहाँ पे कर देती हूँ मैं फिर दोबारा इसको, बैंक टू कैश। ठीक है, मान लो हमने 5000 या 10,000 ये अमाउंट ले लेते हैं हम। कैश डिपॉजिट हुआ है 10,000 का। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्ट्रा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बैंक को मैंने क्या किया हुआ है, डेबिट। कैसे पोस्ट करना है वो बता रही हूँ मैं, बैंक को क्या किया हमने, डेबिट। ठीक है, तो मान लो हमने 1 अप्रैल को किया है, यहाँ पे आपको डालनी है 1 अप्रैल। ठीक है, बैंक को डेबिट किया, लेकिन बैंक वर्ड यूज नहीं करना है, उसका अपोजिट वर्ड यूज करना है, क्या, टू कैश। लेकिन अमाउंट कौन सी लिखोगे आप, बैंक की। 10,000 कौन से कॉलम में, बैंक को डेबिट किया हो तो डेबिट साइड बैंक कॉलम में ही आप अमाउंट लिखोगे, लेकिन बैंक वर्ड यूज नहीं करोगे, आप वर्ड यूज करोगे कैश, और यहाँ पे लिख दो C। ठीक है, उसी तरह फिर दोबारा 1 अप्रैल की एंट्री हो जाएगी हमारी, क्या, कैश को क्या किया हुआ है, क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट किया हुआ है, तो यहाँ पे कैश कॉलम में आप जिनको डाउट्स होता है वो अमाउंट पहले डाल दो, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बाय बैंक, और यहाँ पे क्या लिखना है, C। क्लियर है सभी को। देखो बैंक को डेबिट किया हुआ है हमने, तो एंट्री क्या करनी है आपको, बैंक कॉलम में 10,000 डेबिट साइड डाल दियो, और यहाँ पे आपने उसका अपोजिट वर्ड कैश अकाउंट लिख दिया। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया हुआ है, तो कैश कॉलम में 10,000 लिख दिया, उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे बैंक यूज करना है। हो गई हमारी एंट्री। LF कॉलम में C वर्ड यूज कर देना कि ये कॉन्ट्रा है दोनों, बस। क्लियर, तो ये थी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अब आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स और हैं। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, कई बार क्या होता है, चेक डिपॉजिट करते हैं और रिटर्न कर देता है बैंक। मुझे कोई चेक रिसीव हुआ था और मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट होने के लिए भेजा, मैंने एंट्री भी कर दी उसकी, लेकिन क्या हुआ, बैंक वालों ने उसे लेने से मना कर दिया या वापस भेज दिया। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे चेक रिसीव हुआ, मैंने उसी टाइम कैश बुक में एंटर कर दिया डेबिट साइड, क्योंकि रिसीव हुआ था, और बैंक में भी भेज दिया और एंट्री कर दी बैंक कॉलम में, लेकिन बैंक वालों ने तो मना कर दिया कि पेमेंट कुछ, ये चेक कुछ प्रॉब्लम है इस चेक में, उन्होंने वापस भेज दिया। तो क्या हुआ, बैंक में तो जमा ही नहीं हुआ ना कुछ, लेकिन हमने कैश बुक में ऑलरेडी प्लस कर दिए हैं। ठीक है, तो दिस अनकलेक्टेड अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द पेमेंट। उस कंडीशन में इस चेक को आप कहाँ एंटर करोगे, क्रेडिट साइड एंटर करोगे कैश बुक में। ठीक है, और किस कैश बुक में, बैंक कॉलम में ही एंट्री करोगे आप, लेकिन उस पर्सन के नाम से करोगे जिससे चेक रिसीव हुआ था। क्लियर। अब अगली है आपकी, इफ चेक इशूड बाय द फर्म इज नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन। अब चेक मैंने किसी को दिया, इशू का मीनिंग होता है पेमेंट करना, मैंने किसी को चेक पे किया था। ठीक है, फर्म की तरफ से चेक पे किया गया था, लेकिन अभी तक उसे पेमेंट बैंक वालों ने पे ही नहीं किया, या वो अब चेक अभी तक बैंक के पास लेके ही नहीं गया कि विड्रॉ करियो। अब मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिए हैं, देन इट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम इन द रिसीप्ट साइड। अब देखो मैंने पेमेंट कर दी थी, लेकिन जिसको भी पेमेंट करी थी उसने अभी तक मेरे अकाउंट से विड्रॉ नहीं करे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट ही नहीं किया है पेमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में जो भी चेक होगा उसको आप कौन सी साइड एंटर करोगे,
डेबिट साइड एंटर करोगे कैश बुक में। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी सभी बच्चों को, बिकॉज अभी तक हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन ये ऑलरेडी कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी थे, क्योंकि जब हम करेंगे इसको प्रैक्टिकली तो सभी बच्चों को कंसेप्ट पहले से ही क्लियर रहेंगे। ठीक है, अब है अगला, ये समझ में आ गया। चेक इशू किया था, इशू का मीनिंग होता है पे किया था फॉर्म ने किसी पर्सन को, लेकिन वो अभी तक बैंक से उसने विड्रॉ ही नहीं करे, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में उसको, तो उस कंडीशन में जो एंट्री करनी है आपको, उसको डेबिट साइड एंटर करना है बैंक कॉलम में, सॉरी बैंक कॉलम में नहीं, कैश कॉलम में। ठीक है, कौन से कॉलम में करोगे? रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम इन द रिसीप्ट, सॉरी बैंक कॉलम में ही करना है क्योंकि चेक है ना, और कैश बुक की डेबिट साइड करना है। उसके बाद है आपका अ चेक रिसीव्ड बी गिवन टू अनदर पार्टी। कई बार क्या होता है, फर्म को कोई चेक रिसीव होता है, हम चेक को डिपॉजिट नहीं करते हैं कैश बुक में, उसे प्लस नहीं करते हैं, उसे डायरेक्ट किसी और पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? इंडोर्समेंट ऑफ चेक। कई बार कोई चेक रिसीव होता है, हम उसे चेक को अपने पास नहीं रखते, किसी और पर्सन को दे देते हैं जिसको हमें पेमेंट करनी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडोर्समेंट ऑफ चेक। इस केस में जब भी इंडोर्समेंट होता है चेक तो कोई भी एंट्री आपको कैश बुक में नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी इंडोर्समेंट हो रहा है, चेक रिसीव हुआ, किसी और को दे दिया, कोई एंट्री नहीं करोगे आप कैश बुक में, बिकॉज कुछ हुआ ही नहीं एंटर। उसके बाद है बैंक चार्जेस। जो भी बैंक चार्जेस होते हैं तो बैंक वाले चार्ज करते हैं, तो आप हमेशा ही उससे माइनस करोगे, पेमेंट साइड से दिखाओगे, और कौन से कॉलम में दिखाओगे? बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक चार्जेस है तो बैंक से रिलेटेड है। उसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। जो भी कैश डिस्काउंट अलाउड किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं, उसको कभी भी आप कैश बुक में एंटर नहीं करोगे, उसे आप एक एंट्री या जनरल एंट्री के थ्रू शो करोगे। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। पहले हम लोग बनाते थे ट्रिपल कॉलम कैश बुक विच इज रिलेटेड टू डिस्काउंट, बट वहां पे हम कुछ भी उसको कैश से रिलेट नहीं करते थे, अलग सेपरेट कॉलम बनाते थे, उसका ऐड करते। लेकिन जो आपके न्यू सिलेबस है इसमें हम डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम से रिलेटेड ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट में बी अलाउड। डिस्काउंट कब अलाउड होता है? हम पढ़ चुके हैं, व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। जैसे किसी पर्सन ने हमें पेमेंट करी है और हमें उससे जल्दी पेमेंट चाहिए, तो हम उसे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। किसी पर्सन से हमें कुछ पैसे लेने हैं और उससे पैसे जल्दी लेने के लिए हमने कहा चलो तुम्हें 1000 रुपए या 500 रुपए कम कर देते हैं, तो वो जल्दी पेमेंट कर देता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। हम कुछ डिस्काउंट देंगे, तुम पेमेंट जल्दी कर दो, तो उस कंडीशन में वो डिस्काउंट कौन सा कहलाएगा? अलाउड। तो कई बार क्या होता है, हम किसी पर्सन को डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं और उससे चेक जो रिसीव होता है वो डिसऑनर हो जाता है। ये कंडीशन तब अराइज होगी अगर चेक हमने किसी को डिस्काउंट दिया हुआ है और डिसऑनर हो गया चेक, तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो भी रिटर्न बैक हो जाएगा, वापस हमारे पास ही आ जाएगा, और उसको आपको बुक्स में, कैश बुक में नहीं शो करना है, उसको एक जनरल एंट्री के थ्रू आपको एंटर करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, बट इन दिस केस द एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड इन द, लेकिन जो चेक की अमाउंट थी उसको आप अपनी कैश बुक में जरूर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जो डिस्काउंट अलाउड किया गया था वो तो आप ऐसे एज ए जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री के थ्रू एंटर करोगे, लेकिन जो चेक की अमाउंट थी उसको आप कैश बुक में एंटर करोगे। ठीक है, उसी तरह कैश डिस्काउंट में भी रिसीव भी हो सकता है। कब रिसीव होता है? जब हमें पेमेंट करनी और जो भी जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं वो कुछ हमें डिस्काउंट दे देता है कि थोड़ा सा कम आप पे कर सकते हो, तो इफ अ चेक इज, उस कंडीशन में अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, हमने उसे चेक दिया हुआ था, उसने कोई डिस्काउंट दिया हुआ था और वो चेक अब डिसऑनर होके हमारे पास ही आ गया है, तो जो डिस्काउंट रिसीव किया था वो फिर दोबारा रिटर्न बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा, और उसे एक एंट्री के थ्रू आप एंटर करोगे जनरल प्रॉपर में। ठीक है, बट इन दिस केस जो चेक की अमाउंट थी वो ऑलरेडी आप कैश बुक में एंटर करोगे। ठीक है, जैसे हम एंटर करते हैं डिसऑनर की कंडीशन में। क्लियर? चलो अब आते हैं चेक और ड्राफ्ट। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर होता है
जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, हमारा जो कस्टमर होता है या डेटर होता है वो हमें चेक नहीं देता है, हमें डायरेक्ट हमारे बैंक में जाके बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। तो ये वो कंडीशन है, डायरेक्टली अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन अ बैंक, अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट कर दी गई है कस्टमर के थ्रू। उस केस में आपको एंट्री कैसे करनी है? इन दिस केस अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम इन द डेबिट साइड, क्योंकि उसने एंट्री कर दी तो हमें भी कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। कौन सी साइड करोगे आप? बैंक में जमा हुए तो हमें भी कैश बुक में जमा करने पड़ेंगे, तो डेबिट साइड उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रांजेक्शन्स। डबल कॉलम कैश बुक ट्रांजेक्शन्स नहीं बोल सकते इनको हम, ये ऐसी टर्म्स हैं जिनको आपको अच्छे से डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते टाइम ध्यान में रखना है, ताकि कोई भी मिस्टेक हमारी ना हो। ये इस वजह से डिस्कस कर रही हैं ताकि जब हम फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो सभी बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। ओके, आई होप मैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने टर्म्स बताई हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द डबल कॉलम cash book. Okay, so I'm ending this class. Thank you so much, and if you like this video, be like, share and comment. Thank you.